Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School, Parbatsar, and in this video we are going to study our 8th class science book. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं 8th क्लास की साइंस बुक. डियर स्टूडेंट्स, आई हैव अपलोडेड 3 वीडियो ऑफ दिस फर्स्ट लेसन ऑलरेडी. फर्स्ट लेसन के 3 वीडियोज़ मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ एंड इट इज़ द 4th वीडियो ऑफ दिस फर्स्ट लेसन. ये आज का जो वीडियो है वो 4th लेसन है, 4th वीडियो है फर्स्ट लेसन का. एंड वी हैव टू स्टार्ट द स्टडी फ्रॉम पेज नंबर 7 टुडे. आज हमें स्टार्ट करना है पेज नंबर 7. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. डियर स्टूडेंट्स, इट इज ए टेबल which is show the difference of उर्वरक एंड खाद. यहाँ पर एक टेबल दी गई है, एक सारणी दी गई है जिसमें कि उर्वरक और खाद के अंतर को बताया गया है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि खाद और उर्वरक दोनों का उद्देश्य एक ही होता है. दोनों ही खेत में इसलिए डाले जाते हैं ताकि खेत में पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सके और पौधों को पूर्ण पोषण प्राप्त हो सके. लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है दोनों के अंदर, इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है उर्वरक और खाद की, ये अंतर है, इनमें अंतर है. हालांकि दोनों ही मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा दूर करने के लिए डाले जाते हैं. लेकिन आइए देखते हैं इनमें अंतर क्या है. खाद और उर्वरक में अंतर. उर्वरक, यहां पर फर्स्ट जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे. उर्वरक क्या होता है? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है. लवण का मतलब होता है जो नमक कह सकते हैं हम, क्षारीय जो चीजें होती हैं उनको लवण कहा जाता है. तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक साल्ट है. इंग्लिश में हम कहें तो साल्ट. तो ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक साल्ट है उर्वरक. जबकि जो खाद है वो प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है. तो यहाँ पर जो पहला डिफरेंस इनके बीच में आ रहा है वो ये है कि उर्वरक मानव निर्मित है और खाद प्राकृतिक है. ध्यान रखिए, पहला डिफरेंस यही है उर्वरक और खाद में कि उर्वरक मानव निर्मित लवण है यानी साल्ट है और खाद जो है वो प्राकृतिक पदार्थों से बनी हुई चीज़ है और जो कि गोबर और पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं उनके विघटन से प्राप्त होती है खाद, और इनका विघटन सूक्ष्म जीव करते हैं. तो ये सबसे पहला डिफरेंस है उर्वरक और खाद में. दूसरा डिफरेंस जो है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जा सकती है. आप भी जानते हैं कि उर्वरक जो आते हैं जैसे यूरिया है, फास्फेट है, ये फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं तो ये केमिकल होते हैं. जबकि जो खाद है वो फैक्ट्रियों में नहीं तैयार की जाती बल्कि खेत में तैयार की जाती है. ये दूसरा अंतर है. तीसरा अंतर, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती. अब ये ह्यूमस क्या होती है तो हमने पढ़ा है लेसन में कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है उस पर जो पौधों और जीवों के अवशेष गिरते रहते हैं और वो अपघटित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं. तो ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि उर्वरकों में नहीं पाया जाता. तो उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है. ये तीसरा अंतर है उर्वरक और खाद में. और चौथा अंतर है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता से होते हैं. यानी इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं उर्वरक में जो ज़्यादा खूब क्वांटिटी में मिलती है पौधे को. और इसीलिए कई बार अधिकतर देखा गया है कि जब शुरू में उर्वरक डालते हैं, यूरिया वगैरह, तो खेत में बहुत अच्छी फसल होती है. लेकिन लंबे टाइम पर डालने से खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो कम होने लगती है. तो यहाँ पर जो चौथा अंतर बताया गया है कि उर्वरकों में जो पोषक पदार्थ होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये प्रचुरता से होते हैं यानी बहुत सारे होते हैं,
जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पोषक तत्व नहीं होते खाद में, इसीलिए खाद का प्रभाव अचानक नहीं दिखता, धीरे धीरे दिखता है और वो भूमि को उपजाऊ भी बनाती है। तो यहाँ पर ये पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं और जबकि यहाँ पर तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी इसकी तुलना में कम होते हैं। एक और अंतर आप लिख सकते हैं, पांचवा अंतर, कि लंबे समय तक खाद उर्वरक को डालने से खेत की उत्पादन क्षमता में कमी आती है, जबकि खाद को लंबे समय तक डालने से खेत की उत्पादन क्षमता में कमी नहीं आती है, बल्कि उत्पादन क्षमता निरंतर बढ़ती जाती है। तो ये पांचवा बिंदु भी हम जोड़ सकते हैं खाद और उर्वरक की अंतर की सारणी में। और इस तरह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उर्वरक और खाद में अंतर। हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, दोनों खेत में इसीलिए डाले जाते हैं कि खेत में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी नहीं रहे और वो मिट्टी में जो पोषक तत्व कम है उनकी पूर्ति की जा सके। लेकिन फिर भी इनमें आपस में थोड़ा डिफरेंस है, और वो कैसा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सारणी आगे का जो भी लिखा है, आगे का पैराग्राफ। सारणी 1.1 में उर्वरक व खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। अभी हमने अंतर पढ़े थे, तो ये उर्वरक और खाद के बीच में अंतर बताए गए हैं। अब खाद के लाभ क्या हैं? तो यहाँ पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि खाद जो होती है, देखिए यहाँ पर जब खाद शब्द आता है तो वो प्राकृतिक खाद का मतलब है इसका। तो खाद से लाभ क्या है? खाद जब हम खेत में डालते हैं तो उससे फायदा क्या है? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। जैविक जो शब्द है इसका मतलब होता है जीवों से बनी हुई, क्योंकि जो खाद है वो जीवों से बनी होती है। जीवों मतलब या तो गोबर से बनती है या पेड़ पौधों के अवशेषों से बनती है। तो पेड़ पौधे भी जीव हैं और गोबर भी जीव से मिलता है, इसलिए जीवों से बने हुए पदार्थों से खाद बनती है, इसलिए इसको जैविक कहते हैं। जैविक खाद जो है उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो जैविक खाद का मुख्य कारण जो ये अधिक अच्छी मानी जाती है इसका ये है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। पहला, जल को धारण करने की जो क्षमता होती है मिट्टी को, कि वो जल को कितना अवशोषित कर सकता है और अपने अंदर कितनी देर तक रख सकता है। जल को जो मिट्टी है, अलग अलग मिट्टियों की जल धारण क्षमता अलग अलग होती है। जो मिट्टी जल को ज़्यादा अवशोषित कर सकती है और ज़्यादा देर तक रख सकती है अपने अंदर, उसकी जल धारण क्षमता अधिक मानी जाती है। तो ये जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। जो खाद जो होती है वो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। इससे मिट्टी, नंबर 2, इससे मिट्टी भुरभुरी व संरंध्र हो जाती है, यानी उसमें रंध्र हो जाते हैं, जो उसके मिट्टी के जो कण हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। और इससे क्या होता है? गैस विनिमय सरलता से होता है। पौधों को की जड़ों को भी सांस लेने की आवश्यकता होती है, तो वो गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो पाता है, क्योंकि जब खाद मिलाई जाती है मिट्टी में तो वो मिट्टी संरंध्र हो जाती है, यानी रंध्रों सहित और भुरभुरी हो जाती है, और इससे गैस का विनिमय आसानी से होता है। नंबर 3, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जबकि वो अपन उर्वरक जब डालते हैं तो उससे मित्र जीवाणु बढ़ते नहीं है बल्कि खत्म हो जाते हैं, जबकि जो खाद है उससे मित्र जीवाणु जो होते हैं, जो अच्छे जीवाणु होते हैं खेत में, जो चीज़ों का अपघटन करके खाद बनाते हैं, ऐसे जो जीवाणु और भी जो उपयोगी जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ती है खाद डालने से। नंबर 4, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब मिट्टी के गठन का क्या मतलब है? कोई भी चीज़ जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनती है उसको उस चीज़ का गठन कहलाता है। तो मिट्टी भी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होनी चाहिए, मिट्टी में भी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो मिट्टी का गठन कहलाता है। तो खाद जब हम डालते हैं तो मिट्टी का गठन का सुधार होता है। ये चौथी बात। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। जब जड़ें मिट्टी में से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है और जल को भी अवशोषित करती है, तो इन चीज़ों का स्थानांतरण, यानी ये चीज़ें सबको चाहिए, पौधे के प्रत्येक हिस्से को चाहिए। तो ये जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है, हर भाग तक ये पहुंचता है।
यह फसल की पाले व गर्म हवा से रक्षा करता है। ये जो जल और पोषक तत्व जमीन में से जड़ें अवशोषित करती है पौधे की, ये जो पोषक तत्व है और जल है ये हर अंग तक जाता है। और आपको पता है ना, पानी जो होता है जल्दी से गर्म भी नहीं होता और जल्दी से ठंडा भी नहीं होता। तो ये गुण है पानी का। तो पानी अगर रहेगा पौधे में तो पौधा जल्दी से ठंड में शीत का उस पर पाला नहीं पड़ेगा, और अगर गर्मी तेज है और पौधे में पानी है हर अंग तक तो वो सूखेगा नहीं। इसलिए ये फसल की पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है पानी और खनिज लवण। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में विनियमित रूप से जल देना आवश्यक है। अगर अपने स्वस्थ फसल उगानी है तो और मिट्टी की जो नमी है वो बनाए रखनी है तो खेत में रेगुलर हमें वाटर की सप्लाई करनी पड़ती है, पानी पिलाना पड़ता है। निश्चित अंतराल ये इसीलिए मैंने सोचा ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा। सिंचाई वाला पॉइंट शुरू हो गया है, खाद और उर्वरक का पॉइंट समाप्त हो गया था, सिंचाई का पॉइंट शुरू हो गया है। तभी मैंने जब वहाँ से स्टार्ट किया तो मेरे को कुछ गड़बड़ लगी, यहाँ से इतना एक पैराग्राफ छूट गया, इसको भी पढ़ेंगे हम। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि खेती करने के लिए कौन कौन से क्रियाएं करनी पड़ती है। तो 7 चरण हैं खेती के, उसमें से हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से चरण। पहला चरण था मिट्टी तैयार करना, दूसरा था बुआई, तीसरा था खाद व उर्वरक देना, और ये चौथा चरण है सिंचाई। तो सिंचाई यानी मिट्टी में पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि व परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। हम जानते हैं कि मिट्टी में जो खनिज लवण होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, वो भी पौधा जो है मिट्टी में से अवशोषित करता है और जल को भी करता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है, तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 90% पौधों में जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जब हम बीज बोते हैं खेत में, तो खेत में जब बीज को कई चीज़ें चाहिए उगने के लिए, अंकुरित होने के लिए, उसमें से पानी भी एक ज़रूरत है। बिना पानी के अंकुरण नहीं होता। और पौधे का जो शरीर है वो 90% पानी है, इसलिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये यहाँ से आएगा, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। जो भी पौधा अवशोषित करता है अपनी जड़ों के माध्यम से, उसको पौधे के प्रत्येक भाग में भेजा जाता है। और इससे क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, पानी जो होता है न तो जल्दी से गर्म होता है न जल्दी से ठंडा होता है। तो ये पानी का गुण है, और इसी गुण के कारण ये पौधे को एकदम शीत से भी बचाता है और सूखने से भी बचाता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की परिभाषा है, सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। यानी सिंचाई का जो समय है, यानी किस समय सिंचाई होनी चाहिए, सुबह, शाम, दोपहर, सिंचाई का जो समय है, और बारंबारता यानी कितनी बार सिंचाई होनी चाहिए। एक दिन में प्रतिदिन होनी चाहिए, एक दिन में 2 बार होनी चाहिए, कि 2 दिन में 1 बार होनी चाहिए। यानी सिंचाई की जो बारंबारता है वो फसल के आधार पर, यानी किसी फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो उसमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है, बार बार देना पड़ता है। एक तो फसल के आधार पर, एक मिट्टी के आधार पर, और एक ऋतु के आधार पर ये जो सिंचाई का समय और बारंबारता है ये अलग अलग हो सकती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी गर्मी में ज़्यादा बार पानी देना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्या ये मिट्टी व पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने के कारण हो सकता है? यानी जल वाष्पन की दर अधिक का क्या मतलब है? पानी जब गर्म होता है तो भाप बनकर उड़ जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसको वाष्पन कहते हैं। तो गर्मी जब तेज पड़ती है तो मिट्टी के अंदर जो पानी होता है वो भी भाप बन के उड़ता है,
ऐसे ही पौधे के अंदर का जो पानी है वो भी भाप बन के उड़ता है। तो गर्मी अधिक होने से पानी वाष्प बन के उड़ता है और इसलिए उसके अंदर पौधे की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। यहाँ पर जो बूझो है ये कुछ सोच रहा है, ये सोच रहा है इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे, तो जब ये पानी नहीं देगा गर्मी में पर्याप्त तो पौधे सूखेंगे और मरेंगे ही। अब हम लोग जब सिंचाई के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंचाई क्या होती है, तो निश्चित समय अंतराल पर खेत में पानी देना सिंचाई कहलाती है। तो सिंचाई के स्रोत क्या हैं, सिंचाई कहाँ से सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए, जल चाहिए, वो कहाँ से मिलता है, वो स्रोत कहलाते हैं सिंचाई के। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए सिंचाई, जैसे अपन ने जो भी स्टेप्स पढ़ रहे हैं हम कृषि के, उसमें हर स्टेप में हम ये भी पढ़ रहे हैं कि ये काम परंपरा से कैसे होता आया और आजकल आधुनिक विधि से कैसे होता है। ये दोनों बातें हम हर स्टेप में पढ़ते आ रहे हैं। इसमें भी कुछ विधियां तो है पारंपरिक सिंचाई की और कुछ विधियां आधुनिक विधियां हैं जिसमें कम श्रम कम लगता है, यानी मेहनत कम लगती है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की विधियों के बारे में दिया हुआ है। देखिए एक यहाँ पर कैसे दे रहा है किसान, मोट कहते हैं इसको। ऐसी एक घड़े जैसी चीज़ है जो कि अंदर डाली जाती है और भर करके बाहर फिर उड़ेली जाती है और ये पानी फसलों को दिया जाता है, इसको मोट कहते हैं। इसी तरह एक चेन पंप है, इसमें एक चेन लगी हुई रहती है नीचे और उसको किसी माध्यम से घुमाया जाता है। तो ये जो इसके साथ जुड़े हुए जो पीपे होते हैं या जो कंटेनर होते हैं वो भर भर के बाहर आते रहते हैं और ये पहिया घूमता रहता है। अब इस पहिए को घुमाने के अलग अलग तरीके हैं, किसी भी तरीके से इसको घुमाया जाता है। पहिया घूमने के साथ साथ चेन जुड़ी रहती है, चेन से ऐसे कंटेनर जुड़े रहते हैं, भर भर के आते रहते हैं और खाली होते रहते हैं। ये जो है वो चेन पंप होता है। ऐसे ही एक पुराना सिस्टम है ढेकली का, इसमें बाल्टी डाल करके इधर से ऊपर किया, बाल्टी भर गई तो वापस ऊपर कर दिया, बाल्टी भर के आ गई, बाल्टी को खाली कर दिया। ये पारंपरिक विधियां हैं, ये सब ऐसी विधियां हैं। अब देखो ये चेन पंप है, चेन पंप में यहाँ से देखो ये बैल के द्वारा चेन पंप को जोड़ रखा है, गोल गोल घूमता है ये, और इसके गोल गोल बैल के गोल गोल घूमने से ये पंप चक्का भी गोल गोल घूमता है और ये कंटेनर भर भर के आते रहते हैं। ये पारंपरिक विधियां हैं, यानी परंपरा से आई हुई विधियां हैं, लेकिन इनका उपयोग आजकल बहुत कम होता है क्योंकि ये जो विधियां हैं वो बहुत गहरे पानी में नहीं काम में आती है। आजकल भूजल जो है, ग्राउंड वाटर जो है बहुत नीचे चला गया है और इन विधियों के द्वारा उसको निकाला नहीं जा सकता। एक तो ये इस कारण से इनका उपयोग नहीं होता, दूसरा उसमें इन विधियों में मेहनत बहुत लगती है। बाकी जो आधुनिक विधियां हैं उसमें तो क्या है, बटन दबाया और सिंचाई चालू, लेकिन इसमें आदमी को खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये दो कारण हैं, इन विधियों का आजकल उपयोग नहीं के बराबर होता है क्योंकि एक तो ये ज़्यादा प्रभावी नहीं है बहुत गहरे पानी को निकालने के लिए, दूसरा इसमें श्रम ज़्यादा लगता है और समय भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए ये पारंपरिक विधियां यहाँ पर दर्शाई गई है, मोट, चेन पंप, ढेकली, ये पारंपरिक विधियां हैं। आइए पढ़ते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके कि परंपरा से कौन से तरीके ऐसे हैं जिनके द्वारा सिंचाई होती है, जो हमने चित्र में देखे भी हैं। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के विभिन्न तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते हैं, यानी ये है तो सस्ते। अब डीजल पेट्रोल से अपन चलाएंगे तो महंगा पड़ेगा। हर चीज़ मैनुअल तो सस्ती ही होती है, मनुष्य द्वारा अगर की जाए तो सस्ती होती है, लेकिन ये कम दक्ष है, यानी इनकी परफॉर्मेंस कम है, यानी इफेक्टिव कम है। जैसा मैंने बताया ना, ये नीचे बहुत गहरा पानी नहीं निकाल पाते हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। यहाँ पर देखिए पहला बताया हुआ मोट, जो हमने देखा ये मोट है, घिरनी भी कहते हैं। घिरनी से जैसे यहाँ पर ये घिरनी लगी हुई है और इससे
ऐसे बड़ा सारा गड्ढा एक बांधा रहता है, उसको निकालते हैं घिरनी से, इसको मोट कहते हैं। दूसरा चेन पंप है, तीसरा ढेकली है, चौथा रहट है। यहाँ पर चारों विधियाँ दी गई है। तो ये याद रखना होगा आपको कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से, इनके नाम याद रखने होंगे। मोट या घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट या उत्तोलक तंत्र, ये 4 पारंपरिक तरीके हैं सिंचाई के। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है, जिसको हम मोटर भी कहते हैं। अपनी आम लोकल लैंग्वेज में मोटर कहते हैं, लेकिन उसको पंप कहते हैं। जल को ऊपर खींचने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत व सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब पंप कई तरीके का होता है। डीजल का भी पंप होता है, बिजली से चलने का भी पंप होता है, गैस से भी पंप चलता है, सौर ऊर्जा से भी पंप चलता है। तो पंप कई प्रकार का होता है और वो पानी को ऊपर खींचने के लिए काम में लिया जाता है। तो पंप से आजकल ज़्यादातर सिंचाई की जाती है। और सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, अभी हमने सिंचाई की पारंपरिक विधियाँ पढ़ी, 4 विधियाँ थी वो, मोट या घिरनी, चेन पंप, ढेकली और रहट। ये 4 विधियाँ सिंचाई की पारंपरिक थी। और अब जो आधुनिक विधियाँ हैं, जो आजकल मॉडर्न तरीके से सिंचाई की जाती है, वो क्या है? सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न हैं। पुरानी जो विधियाँ थी उसमें सीधा पानी निकाल के बाहर गिराया जाता है और काफ़ी पानी उसमें से क्या है, पौधे तक नहीं पहुँचता, इधर उधर हो जाता है। ऐसे ही वाष्पीकृत होकर उड़ भी जाता है। तो पुरानी जो पारंपरिक विधियाँ हैं उनमें जल का इतना प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता और इतना प्रभावी भी नहीं है, वो गहरे जल को भी नहीं निकाल सकती। लेकिन जो आधुनिक विधियां हैं इसमें जल का मितव्ययता से उपयोग हो सकता है, यानी पानी का पूरा उपयोग हो सकता है। मुख्य विधियां निम्न हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की विधियां बताई जाएगी। छिड़काव तंत्र, पहली जो विधि है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। छिड़काव तंत्र ऐसा सिस्टम जिसमें छिड़काव होता है ऊपर से, जैसे बरसात आती है वैसा छिड़काव होता है, इसको छिड़काव तंत्र कहते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ इस चित्र में देखिए, छिड़काव तंत्र में क्या होता है, फव्वारे लगे हुए हैं। आपने खेतों में लगे हुए फव्वारे देखे होंगे। तो वो जब फव्वारे चलते हैं, मोटर से पानी, मोटर चलती है या पंप चलता है, अब ये विद्युत पंप भी हो सकता है, डीजल पंप भी हो सकता है, पंप कोई सा भी हो, ये पानी जमीन में से निकालता है कुएं में से और इन पाइपों में जाता है। पाइपों में जब प्रेशर से पानी चलता है तो ये फुहारे चलते हैं, फाउंटेन चलते हैं और ये चारों तरफ छिड़काव विधि से ये सिंचाई करते हैं। तो पहली जो विधि है वो छिड़काव तंत्र है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। भले ही भूमि उबड़ खाबड़ हो, लेकिन फिर भी उसमें फव्वारे लगाए जा सकते हैं। जहाँ तक जल कम मात्रा में उपलब्ध है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइपों या नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि फुहारे जब चलते हैं, फव्वारे चलते हैं तो घूमते भी रहते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो ये जो नोजल ऊपर लगे रहते हैं इनके, वो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है पानी। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन यानी घास का मैदान, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो एक तो तरीका ये है ऊपर से छिड़काव करने का, इसमें फव्वारा विधि है। दूसरा जो तरीका है वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद सिंचाई। अगर किसी भी चीज़ को बूंद बूंद गिराया जाए तो उसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। पानी को भी पौधे की जड़ों के पास में अगर बूंद बूंद गिराया जाए तो पानी वेस्ट नहीं होता, कम पानी में सिंचाई होती है और पूरे पानी का उपयोग होता है। तो ड्रिप सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है, विशेषकर जहाँ पानी की कमी रहती है वहाँ ये बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, इंग्लिश में जिसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं, ये बहुत ही उपयोगी है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों को सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, यानी इसमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता पानी का, एक एक बूंद गिरती रहती है पौधे की जड़ के पास में। अतः इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों
एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि से जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो यहाँ पर हमने सिंचाई में पढ़ा कि सिंचाई की पारंपरिक विधियां कौन सी है और सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन सी है। और अब जो अगला बिंदु है वो है खरपतवार से सुरक्षा। हम लोग पढ़ रहे हैं खेती के 7 चरण, उसमें से ये चौथा और अब ये 5वां चरण आ गया, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होती है? ऐसे पौधे उग जाते हैं खेत में जो काम के नहीं होते हैं और वो मुख्य जो फसल होती है उसके पोषण को अपना हिस्सा बना लेते हैं, यानी उसका पोषण का कुछ भाग वो खा जाते हैं या काम में ले लेते हैं, तो मुख्य फसल को पूरा पोषण नहीं मिलता। इससे वो उतनी डेवलप नहीं हो पाती, उतनी विकसित नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। इसलिए उन फालतू पौधों को हटाना पड़ता है। ऐसे जो फालतू पौधे उग जाते हैं जो बिना उपयोग के हैं, यानी सीधे सीधे उपयोग के नहीं है, उनको खरपतवार कहा जाता है। तो खरपतवार को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर खरपतवार को नहीं हटाया जाएगा तो खेती में उतना लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता, फसल को उतना अच्छा प्राप्त नहीं किया जा सकता जितना होनी चाहिए। तो बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उगे रहे हैं। यस, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? यानी फसल के साथ जो अन्य पौधे इनको दिखे, क्या वो उद्देश्य से लगाए गए हैं? तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे, अवांछित का मतलब होता है जो जिसकी इच्छा नहीं होती हमें, बिना इच्छा के पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अवांछित का मतलब होता है जो नहीं चाहा गया, जिसकी हमें चाह नहीं है, जो हम नहीं चाहते हैं, उसको अवांछित बोलते हैं। तो अवांछित पौधे जब उग जाते हैं खेत में, उसको खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, जिसको अपने राजस्थानी में निनाण कहते हैं और हिंदी में निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यानी अगर आप खरपतवार नहीं हटाएंगे तो वो जो मेन पौधा आपने उगा रखा है या फसल उगा रखी है, उसका जल भी वो पी जाएगा खरपतवार के पौधे, उसका पोषण ले लेगा, जगह ले लेगा, प्रकाश ले लेगा, यानी सारी चीज़ों में ही वो अपना अनावश्यक रूप से वो इन चीज़ों को ले लेगा, जिसका फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। जब फसल खड़ी हो जाती है तो बाद में फिर काटने में दिक्कत आती है, ऐसे भी खरपतवार होते हैं। तथा मनुष्य व पशुओं के लिए विषैले भी होते हैं। कई ऐसे पौधे भी होते हैं जो विषैले होते हैं, इसलिए भी उनको हटा देना चाहिए। खरपतवार को हटाने एवं उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने व हटाने में सहायता मिलती है। अब जैसे फसल उगानी है, आपको जोतना है खेत को, तो उस समय अगर आप इसको खरपतवार को हटाओगे तो खरपतवार हट जाएगी। खेत जोतने से पहले, बीजने से पहले अगर जोतोगे आप खेत को तो वो पौधे जड़ से उखड़ जाएंगे। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए खरपतवार अगर आप हटाना चाहते हैं तो जब खेत को बीजते हैं, बीज डालते हैं, उससे पहले उसको जुताई करनी चाहिए खेत की। तो वो खरपतवार अगर कोई खड़ी है तो वो भी खत्म हो जाएगी, सूख करके मर जाएंगे और उसके जो रिमेन्स है, शरीर के अवशेष हैं, वो भी कार्बनिक पदार्थों में बदल जाएंगे और खाद में बदल जाएंगे। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण व बीज बनने से पहले का होता है। अगर किसी खरपतवार में बीज बन गए, फिर आपने उसको उखाड़ के डाल दिया खेत में, तो वो बीज है ना अगले साल फिर उगेंगे और वो खरपतवार जो है ना वो एक के कितने ही पौधे उगेंगे उसके। इसलिए खरपतवार हटाने का काम बीज बनने से पहले करते हैं, ताकि वो बीज बनने से पहले पौधा उखड़ जाएगा ना तो वो नए पौधे नहीं पैदा कर पाएगा अगली बार। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है।
रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। यानी काट के भी फेंका जाता है इनको, एक तरीका तो ये है इनको हटाने का। और आजकल ऐसी दवाइयाँ भी आती है जिसको छिड़कने से खरपतवार पर नियंत्रण रहता है, इन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2 और 4D, ये नाम है खरपतवार नाशी के। 2 और 4D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। यानी ये दवाइयाँ ऐसी आती है कि मेन फसल को हानि नहीं होती, केवल खरपतवार ही मरती है इससे। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकतानुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी फुहारे की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देखिए, खेत में किसान खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहा है, नाक बांध के, मुंह बांध के, क्योंकि ये विषैले भी होते हैं। क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है, इसीलिए इसको छिड़कते समय मुंह बांध के और नाक बांध के करना होता है और सावधानी से करना होता है। जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण व बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये तो एक जहरीला पदार्थ है, तो अगर हवा के साथ नाक में आ गया तो आपके ऊपर भी असर कर सकता है। इसलिए नाक और मुंह ढक के और एक दूरी मेंटेन करते हुए इसका छिड़काव करना चाहिए। अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह व नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। तो ये 5वां चरण हमने पढ़ लिया है कृषि का। अब 6ठा चरण आएगा कटाई। कुल मिला के 7 चरण अपने खेती के पढ़ने वाले हैं हम इस लेसन में, कि कौन कौन से वो काम हैं खेती के जो करने होते हैं हमें एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए और उसका वितरण करने के लिए। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, समय कंप्लीट हो चुका है वीडियो का। आज का वीडियो हमें फिनिश करना होगा और अगली बार हम लोग स्टार्ट करेंगे कटाई से। तब तक फिर से सुनिए, समझने का प्रयत्न कीजिए, जो चीज़ें याद करने की उनको याद कीजिए, और अगली बार अपना लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग क्वेश्चन आंसर भी स्टार्ट कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।